हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में द यूनिट 1 द सॉलिड स्टेट का थ्योरी का कॉन्सेप्ट समाप्त कर चुका था। इस वीडियो से हम लोग सॉलिड स्टेट के सभी क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और इंटेक्स्ट में दिए हुए के बारे में डील करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं सभी क्वेश्चंस और उसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन द टर्म अमरफस। अमरफस टर्म जो है उसको परिभाषित करें। गिव ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अमरफस सॉलिड, और अमरफस सॉलिड का कुछ उदाहरण दें। इसके बारे में हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट किए थे तो टाइप्स ऑफ सॉलिड में हम लोगों ने पढ़ा था अमरफस, और उसके साथ साथ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में भी। उसी आंसर को यहाँ पर लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर है इसका कि अमरफस सॉलिड्स आर द सॉलिड्स, कि अमरफस सॉलिड वे सारे सॉलिड्स हैं जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, घटक जिससे मिलके यह सॉलिड बना है, आर ऑफ इरेगुलर शेप, उसका आकार अनिश्चित होगा, एंड हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अगर हम लोग एटम्स के एक चेन की भांति सजाएं तो वह चेन बहुत ही छोटा होगा अमरफस सॉलिड के लिए। दिस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, यह सॉलिड जो है आइसोट्रोपिक इन नेचर होगा। कहने का मतलब कि जो अमरफस सॉलिड्स हो गए, जितना भी एटम से मिलके बना हो, उसके अगर चारों दिशाओं में अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी का बात करें सभी एटम्स का, तो समान होगा। एंड मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, कहने का मतलब एक निश्चित तापमान पर यह सॉलिड नहीं पिघलेगा, यह अलग अलग टेम्परेचर पर जो है सो पिघलेगा। देयरफॉर इसलिए अमरफस सॉलिड्स आर सम टाइम, कुछ समय अमरफस सॉलिड को सूडो सॉलिड या तो सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। दे डू नॉट हैव डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब बताए थे कि जितना भी एनर्जी हमको ज़रूरत होता है एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसी को कहते हैं हम लोग हीट ऑफ फ्यूजन, जो कि अमरफस सॉलिड का निश्चित नहीं होता है। व्हेन कट विथ ए शार्प एज टूल, जब इसको धारदार औजार से काटा जाता है तो यह दो पीसों में बंट तो जाता है, लेकिन उसका सरफेस जो है सो इरेगुलर होता है, समतल नहीं होता है। कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ अमरफस सॉलिड्स जो कि होता है ग्लास, रबर या तो प्लास्टिक। यह था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे द सॉलिड स्टेट, तो उस समय हम लोगों ने अमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पहले ही लिख चुका था और अच्छा से समझा भी था, तो एक बार उसको जरूर देख लें। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट मेक ए ग्लास डिफरेंट फ्रॉम ए सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज। इसका सिंपल मतलब है कि क्वार्ट्ज और ग्लास में क्या अंतर है, अंडर व्हाट कंडीशन, और किस परिस्थिति में कुड क्वार्ट्ज भी कन्वर्टेड इनटू ग्लास, किस परिस्थिति में क्वार्ट्ज को ग्लास में कन्वर्ट किया जा सकता है। सबसे पहले तो क्वार्ट्ज के बारे में अमरफस सॉलिड जब हम लोग लिखे थे उस समय बताए हुए थे कि यह जो बना हुआ रहता है सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड से, यानी SiO4 से। अब इसका आंसर देखते हैं क्या होता है कि ग्लास और क्वार्ट्ज में क्या अंतर है। आंसर देखते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेक्स ग्लास डिफरेंट फ्रॉम क्वार्ट्ज, कि ग्लास और क्वार्ट्ज में जो एटम्स का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है उसी से हम लोग अंतर कर सकते हैं कि ग्लास क्वार्ट्ज से डिफरेंट होता है। कैसे, तो देखते हैं। इन ग्लास में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सब शॉर्ट रेंज ऑर्डर, कि ग्लास में जो है सो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेंज बहुत ही शॉर्ट होता है। अगर उसको चेन की भांति सजाएं तो बहुत ही छोटा चेन होता है, क्योंकि यह एक अमरफस सॉलिड था। बट लेकिन क्वार्ट्ज में द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर, लेकिन क्वार्ट्ज में जो है शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी होता है एटम्स यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, और लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है क्योंकि यह क्रिस्टलाइन सॉलिड है। यह था आपका अंतर कि ग्लास और क्वार्ट्ज में सबसे बेसिक अंतर क्या है, तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। ग्लास में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है,
जबकि क्वार्ट्ज में शॉर्ट और लॉन्ग रेंज दोनों होता है, क्योंकि क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड है जबकि ग्लास जो है सो अमरफस सॉलिड है। अब क्वार्ट्ज को हम लोग किस परिस्थिति में कन्वर्ट कर सकते हैं ग्लास में, तो देखते हैं कि क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास, कि क्वार्ट्ज को जो है सो ग्लास में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास बाय हीटिंग, गर्म करके, एंड देन कूलिंग इट रिपीटली, कि उसको एक बार गर्म किए और अचानक से उसको ठंडा कर दिए, किसको, तो क्वार्ट्ज के, तो वह कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में, तो ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। यह है आपका कुछ परिस्थिति। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड, कि प्रत्येक सॉलिड को जो है सो क्लासिफाई करें, यानी कि वर्गीकृत करें, किसमें किसमें, पहला आयनिक में, दूसरा मेटालिक, तीसरा मोलिकुलर और नेटवर्क, जिसको कोवलेंट सॉलिड भी कहते हैं, या तो कोवलेंट जो है सो अमरफस सॉलिड भी है। अब इसको क्या करना है, तो अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉलिड में बांटना है, कि जितने भी सारा दिया हुआ है नीचे 1 2 3 4 5 6 करके 11 तक, सभी को आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड में बांटना है, कि कौन कौन सा सॉलिड किस सॉलिड के अंतर्गत में आएगा। फर्स्ट में देखते हैं। फर्स्ट क्या है आपका, टेट्रा फॉस्फोरस डेक ऑक्साइड, डेक यानी 10 और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, क्या कौन कौन से सॉलिड में होगा। दूसरा है अमोनियम फॉस्फेट, फॉर्मूला लिखा हुआ बगल में। तीसरा को बोलते हैं सिलिकॉन कार्बाइड, चौथा है आयोडीन, पांचवा फॉस्फोरस, छठा प्लास्टिक, सातवां ग्रेफाइट, आठवां ब्रास, नौवां रुबेडियम, 10वां लिथियम ब्रोमाइड, 11वां सिलिकॉन। सब एग्जाम्पल हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, उसको अगर आप चाहे तो थ्योरी के कॉन्सेप्ट में देख के सबको भी डिवाइड कर सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर जो है सो कुछ इस प्रकार से होगा कि जो आयनिक सॉलिड्स होंगे, मेटालिक सॉलिड्स होंगे और मोलिकुलर सॉलिड होंगे, सबको वर्गीकृत किया गया है इसमें। आयनिक में होंगे अमोनियम फॉस्फेट और लिथियम ब्रोमाइड, मेटालिक में ब्रास और रुबिडियम, मोलिकुलर में टेट्राफॉस्फोरस, डेकऑक्साइड, आयोडीन और टेट्राफॉस्फोरस। आयनिक जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है, मेटालिक सॉलिड जिसमें मेटालिक बॉन्ड होता है, मोलिकुलर सॉलिड जिसमें वन वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। उसके बाद कोवलेंट में आ जाएगा आपका सिलिकॉन कार्बाइड, कोवलेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का साझेदार एक फलस्वरूप बॉन्ड बनता है। ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है और उसमें भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और सिलिकॉन भी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अमरफस प्लास्टिक जिसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा, एटम्स का इरेगुलर शेप होगा, जो कि है प्लास्टिक आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि कुछ टर्म्स को जो है सो क्या करना है, तो इसको डिफाइन करना है या तो उसका मतलब बताना है। पहला है कि व्हाट इज मीन्ड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कोऑर्डिनेशन नंबर से हम लोग क्या समझते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब बता चुके थे अमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी, या तो डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग वो लिख चुके हैं एक चार्ट के द्वारा रेडियस रेशियो में। थ्योरी कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे तो रेडियस रेशियो में आपको मिल जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब था कि किसी भी सॉलिड में एक एटम अपने अगल बगल वाले कितने एटम से टच्ड है। तो सपोज कि एक एटम अगर अगल बगल वाले एटम के 4 एटम से टच है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता था। तो यहाँ पर उसी का डिफिनेशन लिखना है कि क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए आंसर इसका क्या है कि द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर्स, नाइबर यानी पड़ोसी बोलते हैं, कि ऑफ एनी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लेटिस, कि किसी भी क्रिस्टल लेटिस में एक एटम जो है अपने कितने पड़ोसी वाले एटम से जुड़ा हुआ है, तो उसी को कहते हैं, उसी की संख्या को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का ही, कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स, कि कोऑर्डिनेशन नंबर एटम्स का क्या होगा ए में, इन क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर यानी सीसीपी में क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो रेडियस रेशियो में हम लोगों ने पढ़ा था सीसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। और दूसरा है बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बीसीसी भी कहते हैं, जिसका हम लोगों ने पढ़ा था 8 रेडियस रेशियो में। तो उसको याद रखना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में भी इसके बारे में पूछा जाता है। पांचवा है इसी तरह से कि हाउ कैन यू डिटरमाइन, कि हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि द एटॉमिक मास ऑफ अननोन मेटल, एक मेटल है लेकिन हमको पता नहीं है वह कौन सा मेटल है, उसका क्या ज्ञात करना है। तो एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल, एक मेटल है लेकिन हम लोग जान नहीं रहे कौन सा मेटल है,
इफ़ यू नो, अगर हम लोग जानते हैं इसका डेंसिटी, इट्स डेंसिटी एंड द डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल, और यूनिट सेल का डायमेंशन जानते हैं वह कैसा है, क्यूबिक है, हम लोग क्यूबिक के बारे में ही पढ़े थे। तो एक्सप्लेन, इसको जो है सो समझाइए कि हाउ कैन यू डिटरमाइन, क्या ज्ञात करना है, एटॉमिक मास, किसका ज्ञात करना है, का नॉन मेटल का, अगर हम लोग क्या जानते हैं उसका डेंसिटी। यह हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट में, कुछ इस तरह से। देखते हैं किस तरह से हम लोगों ने ज्ञात किया था उसको। तो कुछ इस तरह से हम लोग थ्योरी में लिखे थे, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल, उसमें बताया गया था अच्छा से। फिर से देख लेते हैं क्या होता है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं एज वी नो कि द क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ यूनिट सेल्स, कि कोई भी क्रिस्टल बहुत सारे यूनिट सेल से मिलकर बनता है। देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, कि किसी भी क्रिस्टल का जो घनत्व डेंसिटी विल बी इक्वल, वह बराबर होगा किसके, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल्स, कि वह कितने यूनिट सेल से मिलके बना हुआ है। तो अगर सभी यूनिट सेल का डेंसिटी जोड़ देंगे तो क्रिस्टल लेटिस का डेंसिटी निकल जाएगा। और डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, वही लिखा हुआ है, सिंस डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। तो अगर हम लोग क्रिस्टल लेटिस का डेंसिटी निकालना है तो जिससे मिल के बना है क्रिस्टल लेटिस, किससे मिल के बना है, यूनिट सेल से। तो अगर यूनिट सेल का मास ज्ञात कर ले और उसी यूनिट सेल का वॉल्यूम ज्ञात कर ले तो हमको डेंसिटी ज्ञात हो जाएगा। वही लिखा हुआ है कि नाउ इन क्रिस्टल, कि क्रिस्टल में जो है सो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर हम लोग को मास ऑफ यूनिट सेल ज्ञात हो गया और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ज्ञात हो गया तो हम लोग इजीली से उस क्रिस्टल का डेंसिटी ज्ञात कर सकते हैं। अब चूंकि हम लोग क्या बोले कि जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग पता रहेगा तब तो किस शेप का है। तो हम लोगों ने जितना भी क्रिस्टल लेटिस के बारे में, यूनिट सेल के बारे में पढ़ा है, सब का सब क्यूबिक पढ़ा है। अब क्यूब का वॉल्यूम तो जानते हैं हम लोग कि लेंथ का क्यूब होता है, तो क्यूब का वॉल्यूम है लेंथ का क्यूब, तो लेंथ का क्यूब इसका लिख देंगे। अब मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है कि यूनिट सेल का मास क्या होगा। अब हम लोगों ने मास ऑफ यूनिट सेल के निकालने का फॉर्मूला भी पढ़ रखा है क्या होता है, तो देखते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। कुछ टर्म्स मानते हैं इसमें। लेट सपोज क्या है कि जेड जो है सो इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, कि प्रत्येक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितना है वह इंडिकेट कर रहा है जेड। दूसरा एम, एम इंडिकेट कर रहा है मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास को इंडिकेट कर रहे हैं। तीसरा है स्मॉल ए, स्मॉल ए इंडिकेट कर रहा है कि जो भी यूनिट सेल है उसका लेंथ जो है, एज लेंथ, किनारे का जो लेंथ है वह स्मॉल ए है। और लास्ट स्मॉल एम इंडिकेट कर रहा है आपका मास ऑफ वन एटम, कि यूनिट सेल में जितना भी एटम्स हैं उसका एक एटम का मास को इंडिकेट कर रहा है स्मॉल एम। अब हम लोग को दो चीज़ याद करना था डेंसिटी के लिए, मास ऑफ यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और अभी बोले थे यूनिट सेल हम लोग को जो है सो क्यूबिक लेते हैं, तो क्यूबिक लेते हैं तो क्यूबिक का वॉल्यूम हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किस तरह का, क्यूब, क्यूब का फॉर्मूला लेंथ का क्यूब, लेंथ को क्या मान है ए, इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए क्यूब। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, तो मास ऑफ यूनिट सेल, और मास किसी भी यूनिट सेल का या तो सबस्टांस का ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि किसी भी सबस्टांस का मास को ज्ञात कर सकते हैं अगर उसका कितने एटम से मिल के बना हुआ पता हो और प्रत्येक एटम का मास कितना हो वह पता हो। तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा कि यूनिट सेल का या तो सब प्रत्येक सबस्टांस का मास कितना हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अगर इसी को हम लोग यूनिट सेल के मास के फॉर्मूला के द्वारा लिखते तो क्या हो जाता, तो सेम कि मास ऑफ यूनिट सेल, जो यूनिट सेल का मास है तो यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं तो नंबर ऑफ एटम्स ज्ञात करेंगे, और प्रत्येक एटम्स का मास कितना है उसको भी लिखेंगे। अब चूंकि हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को लिख चुके हैं जेड के द्वारा और प्रत्येक एटम के मास को मान लिए हैं स्मॉल एम। अब स्मॉल एम मान लिए हैं तो मास ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स की जगह पर जेड बैठाएंगे और मास ऑफ ईच एटम की जगह पर स्मॉल एम। तो फॉर्मूला हो जाएगा कि मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू जेड और इंटू में क्या हो जाएगा आपका, तो इंटू में हो जाएगा स्मॉल एम, जहाँ पर स्मॉल एम क्या इंडिकेट करेगा, तो इंडिकेट करेगा मास ऑफ ईच एटम जो कि यूनिट सेल में प्रेजेंट है। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू जेड इंटू एम। अब मास जो स्मॉल एम है वो इंडिकेट कर एक एटम का, अब एक एटम का मास कैसे निकालेंगे, तो एक एटम का मास निकालने का फॉर्मूला होता है
कि मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम लोग मोलर मास भी कहते हैं, बाय एवोगाड्रो नंबर, कि अगर उस एटम का मॉलिक्यूलर मास और एवोगाड्रो नंबर तो जानते हैं हम लोग, दोनों को डिवाइड कर दें तो एक एटम का मास कैलकुलेट हो जाएगा, यानी स्मॉल एम का वैल्यू। इसी को हम लोग इस तरह से हम लोग इंडिकेट करके लिखते हैं कि स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम बाय एन ए। कैपिटल एम मॉलिक्यूलर मास, एवोगाड्रो नंबर, एन ए। अब हम लोग को दोनों निकल चुका है। डेंसिटी के लिए क्या क्या कैलकुलेट करना था, मास ऑफ यूनिट सेल, तो मास ऑफ यूनिट सेल निकल गया जेड इंटू एम। अब एम का, स्मॉल एम का भी वैल्यू निकला एम बाय एन ए, तो हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू जेड, यानी नंबर ऑफ एटम्स जेड है, और प्रत्येक एटम का मास जो है सो एम बाय एन ए है। तो हम लोग को कैलकुलेट हो चुका है पहला कि मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा। अब दूसरा चीज़ क्या कैलकुलेट करना था, तो दूसरा चीज़ कैलकुलेट करना था कि उसके यूनिट सेल का वॉल्यूम, तो यूनिट सेल क्यूबिक था तो वॉल्यूम ए क्यूब था। अब दोनों फार्मूला को पुट करते हैं पहले वाले फार्मूला में कि डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल, तो मास ऑफ यूनिट सेल याद कर चुके हैं जेड इंटू एम बाय एन ए, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब, एज लेंथ, यह हो गया आपका डेंसिटी का फॉर्मूला। इसी को अगर हम लोग इंडिकेट करके लिखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा। डेंसिटी को डी से इंडिकेट करते हैं या तो रो से इंडिकेट करते हैं, जो कि और में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह जो है सो रो से भी इंडिकेट करते हैं, डेंसिटी को लिख दिए बगल में। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि जेड इंटू एम बाय ए क्यूब इंटू एन ए, यह हो गया आपका। या तो इसी को लिख सकते हैं इस तरह से कि रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाय ए क्यूब इंटू एन ए। तो यह था आपका डेंसिटी कैलकुलेट करने का, जो कि हम लोग थ्योरी के कॉन्सेप्ट में पहले भी पढ़ चुके हैं। इसी तरह से अगले क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चंस के बारे में जिक्र करेंगे।